ओके ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड आपके एंड पे रिवीजन हो रहा है डेली बेस पर सर। एंड ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो शानदार तरीके से आपके एंड पे माहौल के साथ पूरा आपका क्लियर हो रहा है एंड आपके एंड पे माहौल ही माहौल बन रहा है जीएसटी का। बच्चों आओ बच्चों, सर आज हम पढ़ते हैं क्या, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस सरकार। आइए सबसे पहली बात तो ये कंपोजिशन स्कीम होता क्या है सर। छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए एक सिंप्लीफाइड स्कीम ऑफ टैक्स रखा है बच्चों। इसमें क्या होता है एक बार ओवरव्यू समझ लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। सर ये सिंप्लीफाइड स्कीम ऑफ जीएसटी में क्या होता है बच्चों, यहां पर नॉर्मल एसएससी को एवरी मंथ जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है, एवरी मंथ जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ता है, एवरी मंथ टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर। हर सप्लाईज पर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, हर परचेज पे जो टैक्स पे किया है उसका आईटीसी लेना पड़ता है। इतना सब काम छोटे व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल होता है साहब। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सर, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन मतलब जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख उससे कम था प्रीवियस ईयर में, वो करंट ईयर में एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। और जब तक करंट ईयर में उनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम क्या बोलती है बेटा कि इसमें आपको सिंपली जो आपका टर्नओवर है उसका 1% टैक्स पे करना, बात खत्म। एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद मैं शुरू करूंगा टॉपिक को बेटा। सर तो जितना आपका टर्नओवर है उसका केवल 1% टैक्स पे करो और भारत माता की जय। इतना सिंपल है। और वो भी क्वार्टरली टैक्स पे करना, तो पूरे क्वार्टर में जितना टर्नओवर हुआ आपका उसका 1% टैक्स पे किया, बात खत्म। ना आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना, ना परचेज पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट लेना, ना आपको हर महीने जीएसटीआर 1 फाइल करना, ना आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना। आपको सिंपली पूरे साल में केवल एक ही रिटर्न फाइल करना है इन दी फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4, वो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 जून या उससे पहले पहले डेट 30 अप्रैल थी ड्यू डेट, अब इसको बढ़ा के 30 जून कर दिया है बेटा। क्लियर। तो सर जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4। साल में एक ही रिटर्न है, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4, वो भी 30 जून या उससे पहले फाइल करना पड़ता है। और क्वार्टरली इनको फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू पे करना होता है टैक्स, वो भी 1% ऑफ द टर्नओवर जो पूरे क्वार्टर में हुआ। दैट्स इट। क्लियर। हाँ, इन्होंने परचेज पे कोई टैक्स पे किया उसका इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन्होंने जो सेल किया है उसके लिए टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते, कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। 1% जो टैक्स पे करना अपनी जेब से पे करना है बेटा। क्लियर। एंड सर दे विल इशू बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड दे कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। सो ये एक मोटा मोटी स्कीम गवर्नमेंट ने सोचा है। अब इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको और समझाऊंगा। हाँ, अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो सर 1.5 करोड़ का टर्नओवर तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए सर्विस सप्लायर के लिए अलग से स्कीम दी। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A अलग से इंसर्ट किया और वहां बोल दिया क्या, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो ऐसे केस में आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। और करंट ईयर में जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप सर्विस का कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। वहां रेट ऑफ टैक्स है 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी बेटा, है ना। वहां पे भी वही कंडीशन, यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना पड़ेगा आपको, परचेज पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। क्लियर। ये सारी टर्म्स कंडीशन तो जो हमने नॉर्मल स्कीम पढ़ी वही मोर और लेस सेम है बेटा, है ना मालिक। साल में एक ही रिटर्न फाइल करना है, एवरी क्वार्टरली टैक्स पे करना है, वो सब सेम है बेटा यहाँ पे, है ना मालिक। ये मैंने आपको मोटा मोटी बात बताई। आइए अब डिटेल में बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग, कि इसमें आखिर कुछ टर्म्स कंडीशंस क्या क्या है। देखो अल्टीमेट थीम क्या रखिएगा, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए दिया गया है। क्लियर। आइए सर, ना टर्नओवर लिमिट इज 1.5 करोड़ पर 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं साहब, हमारा 1.5 करोड़ का टर्नओवर अगर रख दिया लिमिट हमने तो हमारे मैक्सिमम लोग जो बिजनेसमैन हैं वो कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे। हमारे एरिया में बिजनेस की टर्नओवर लिमिट बहुत कम है, बिजनेस बहुत कम होता है, इसलिए लिमिट कम रखो। और वहां पे 75 लाख रखी गई लिमिट। कितनी बचा, 75 लाख। मतलब अगर उन एसएससीज का एग्रीगेट टर्नओवर इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 75 लाख या उससे कम था तो ऐसे केस में वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर। हमेशा एलिजिबिलिटी के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखिएगा। और अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 75 लाख उससे कम था तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख क्रॉस नहीं करता तब तक आप एलिजिबल रहेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए बेटा। जैसे 75 लाख क्रॉस किया, अगली बिल से नॉर्मल स्कीम में, रेगुलर स्कीम आप आ जाएंगे बेटा। आइए अब वो 8 स्टेट कौन कौन से थे सर, जिनके नाम याद करने के लिए एक शॉर्टकट निकाल रखा है मैंने, बड़ा ही फेमस है हिंदुस्तान में, वो तमन्ना औसम,
तमन्ना असम। अब सर तमन्ना मतलब त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। सर असम में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम एंड सर मणिपुर, मेघालय सॉरी, है ना भाई सरकार। तो सुनना, ये 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 75 लाख ओनली। बाकी सारे स्टेट में 1.5 करोड़ है। अब ध्यान रखना बच्चों, आपका अगर हिंदुस्तान में बाकी सारे स्टेट में 1.5 करोड़ है, ध्यान देना बच्चों, ये है लिमिट किसकी, एग्रीगेट टर्नओवर की। हिंदुस्तान में जितनी आपकी ब्रांचेस है, जितने प्लेस ऑफ बिजनेस है, सबका टर्नओवर ऐड करके फिर देखने का सेम पेन नंबर पर ऑल इंडिया बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा कि सर किन किन का पेन नंबर सेम है, वो सारी ब्रांचेस का टर्नओवर ऐड करके फिर देखने का एग्रीगेट टर्नओवर। और ध्यान रखना, एग्रीगेट टर्नओवर में सारे टैक्सेबल सप्लाईज भी आती है, सारी एग्जाम सप्लाईज भी आती है, इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, पेट्रोल डीजल वगैरह बेच रहे हो, दारू बेच रहे हो, वो सब भी इसमें आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एवरीथिंग। क्लियर? भले आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया हो, इंटरस्टेट सप्लाई किया हो, एक्सपोर्ट किया हो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर। प्लस सर ध्यान रखिएगा इसमें एक बात, अगर आपने कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई ली है जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी है, तो भले ही टैक्स पे करने के लिए आप लायबल हो, बट वो आपकी इनवर्ट सप्लाई, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं, वो आपका टर्नओवर नहीं है मेरे भाई। तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में वो टर्नओवर नहीं आएगा जिसमें रिवर्स चार्ज में आप खुद लायबल हो बेटा। क्लियर? प्लस टर्नओवर में टैक्स का अमाउंट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं आता है। सर अदर टैक्सेस का अमाउंट वैल्यू का पार्ट बनता है, वो सब टर्नओवर में आएंगे बेटा, पर जीएसटी वाला अमाउंट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। अच्छा एक बात और, मान लो आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई है जिसमें रेसिपिएंट लायबल है रिवर्स चार्ज में, तो सर भले ही टैक्स पे करने के लिए वो लायबल है, पर अगर वो आपका आउटवर्ड सप्लाई है ना, तो टर्नओवर का पार्ट बनेगा। मैं बात कर रहा हूं क्या, अगर आपका इनवर्ड सप्लाई होता रिवर्स चार्ज में आप लायबल हो, तो वो आपका टर्नओवर नहीं है ना बेटा यार। अगर आपका यही आउटवर्ड सप्लाई होता, भले ही टैक्स रेसिपिएंट पे कर रहा है, पर वो आपके टर्नओवर का पार्ट बनता है एग्रीगेट टर्नओवर बच्चों। ओके मालिक, चलिए सरकार। प्लस ध्यान रखिएगा बेटा, ऑल्दो सर एग्रीगेट टर्नओवर, क्या बोला मालिक, एग्रीगेट टर्नओवर बोला है बेटा, ऑल इंडिया बेस पे जितना आपका ब्रांचेस सबको क्लब करके फिर देखने का। पर पूरे कंपोजिशन स्कीम में ध्यान रखिएगा बेटा, सर इंटरेस्ट अगर आपने किसी को लोन दिया है, यदि बेटा आपने लोन दिया है, एडवांसेस दिए, डिपॉजिट दिए, उस पर आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट अर्न हुआ है, उसको कभी भी सर वो ऑल्दो एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर उसको कभी भी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना। पूरे कंपोजिशन स्कीम में ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन में काउंट करते हैं, कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त कभी भी इसको काउंट नहीं करने का। किसको? इंटरेस्ट डिस्काउंट को बेटा। ओके, पर हाँ जैसे आप एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हो, करंट फाइनेंशियल में आप मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, सर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से भी कम था, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ही नहीं, तो सर 1 अप्रैल से लेके मान लो 15 जून तक आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए था बेटा, या 40 लाख रुपए था सर, और उसके बाद जैसे ही टर्नओवर क्रॉस हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और कंपोजिशन स्कीम में आप आ गए बेटा। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर था ना सर, जिसके लिए आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, तो वाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, भाई साल भर का आपका टर्नओवर देखेंगे तो उसमें ये वाला टर्नओवर भी काउंट होगा। क्लियर सर? क्योंकि अल्टीमेटली भले उस पर टैक्स पे नहीं करना है आपको, पर वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा ना यार बच्चा, है ना मालिक? क्लियर? एग्जांपल के लिए जैसे आप सर 40 लाख का लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल है, एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है? 40 लाख की। तो 1 अप्रैल से लेकर, या जब आपने बिजनेस कमेंस किया, मान लो करंट ईयर में बिजनेस कमेंस किया, तो 40 लाख का टर्नओवर आपका हुआ, फिर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। क्लियर? और साल भर का मान लो आपका टर्नओवर हुआ 130 लाख रुपए बेटा, 130 लाख रुपीज। क्लियर? मतलब उसके बाद 90 लाख का टर्नओवर और हुआ बेटा, तो 40 लाख के लिए आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे। क्लियर? फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया और 90 लाख का टर्नओवर और हुआ आपका, पर एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त आपको 1.3 करोड़ पूरा देखने का बेटा। हाँ, इस 40 लाख पे टैक्स पे नहीं करने का, इस 90 लाख पे ही टैक्स पे करने का, पर एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त पूरा 1.3 करोड़ देखा जाएगा, ऑब्वियसली नेचुरली बेटा। ठीक है? हाँ, अब इसमें अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम भी होती तो उसको हटा देने का, उसको काउंट नहीं करने का, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखते वक्त बच्चों। ओके, चलिए सरकार, अब एक बड़ी खास बात, सुंदर बात मैं आपको बताऊंगा। अगर एग्रीगेट टर्नओवर है बेटा, सेम पेन नंबर पे जितने ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, सबको क्लब करके फिर देखने का बेटा। अब पूरे हिंदुस्तान में जितनी ब्रांचेस है सर, सारे रजिस्ट्रेशन नंबर पर, मतलब जितनी ब्रांच है पूरे इंडिया में, सब पे कंपोजिशन स्कीम साथ में चलेगा। ऐसा नहीं किसी ब्रांच पे नॉर्मल स्कीम, रेगुलर स्कीम ली, किसी ब्रांच पे कंपोजिशन स्कीम ली, ऐसा ना हो पाएगा। या तो जिएंगे साथ
या फिर मरेंगे साथ। एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर मतलब सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। कंपोजिशन लेना है सबके लिए साथ में लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर भी सबका साथ में देखने का बेटा। क्लियर? अब ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो आपका एक ब्रांच है कहां, मणिपुर में, एक ब्रांच का है बेटा महाराष्ट्र में बेटा, दोनों का रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है बेटा। अब ऐसे केस में महाराष्ट्र के एंगल से देखेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर इज 1.5 करोड़, और अगर मणिपुर के एंगल से देखेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 75 लाख। पर जब एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो महाराष्ट्र प्लस मणिपुर दोनों को ऐड करके देखेंगे, दोनों को ऐड करके जैसे 75 लाख होगा, उसके बाद जैसे सेल हुआ मणिपुर वाली ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, और जैसे ही मणिपुर वाली ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो महाराष्ट्र वाली ब्रांच भी कंपोजिशन से बाहर हो जाएगी। मतलब ये है कि ऑल इंडिया बेस पे टर्नओवर लिमिट देखने की, और एक भी ब्रांच अगर कंपोजिशन से बाहर तो सारी कंपोजिशन से बाहर। मतलब ये हो गया कि अगर आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस उन 8 स्टेट्स में से किसी एक जगह पर है, अगर आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस उन 8 में से किसी भी एक जगह पर है, अगर आपकी कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका कोई भी ब्रांच उन 8 में से किसी भी एक जगह, उन 8 स्टेट में कहीं भी एक जगह है, तो पूरे इंडिया में जितनी भी ब्रांच है उन सब के लिए एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 75 लाख ओनली। कारण क्या है कि सर जैसे ही 75 लाख क्रॉस होगा आप कंपोजिशन से बाहर, उस स्टेट में तो सारे स्टेट में आप कंपोजिशन से बाहर आ जाओगे, सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर हो जाएगी बेटा। क्लियर? डन, वेरी गुड। नाउ सर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? आइए, बड़ा सुंदर पॉइंट है बेटा। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, आपने अगर कंपोजिशन स्कीम ले रखी है एंड इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो आपका जितना भी टर्नओवर है, भले वो टैक्सेबल टर्नओवर हो, भले वो एग्जम्प्ट टर्नओवर हो, एंटायर टर्नओवर का 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। अच्छा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई आप कर ही नहीं सकते जो इंटरस्टेट हो। इंटरस्टेट सप्लाई करते ही आप कंपोजिशन से बाहर जाते हो, इसलिए इसमें आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, इसमें केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी ही आएगी ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर? तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी किसका? एंटायर टर्नओवर का, भले वो टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो। पर यही अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रेडर्स की, अगर आप ट्रेडर्स हो तो सर केवल टैक्सेबल टर्नओवर का आपको 1% टैक्स पे करना है। 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑफ व्हाट? टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब 1% ऑफ ओनली टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, नॉट एग्जम्प्ट गुड्स और एग्जम्प्ट सर्विसेज। क्लियर? ध्यान देना बच्चों। साहब सर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सर सपोज आपका 1 करोड़ 30 लाख का टर्नओवर था, उसमें 70 लाख वॉज टैक्सेबल टर्नओवर और 60 लाख वॉज एग्जम्प्ट टर्नओवर। अब बताइए क्या करने का आपको? तो सर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो पूरे 130 का 1% टैक्स पे करना। अगर आप यही आप ट्रेडर होते तो केवल 70 लाख का ही आपको 1% टैक्स पे करना है। क्लियर मालिक? डन। क्वेश्चन था एग्जाम का, ठीक है। पर हाँ ध्यान देना बच्चों, अगर आपका ये एग्जम्प्ट टर्नओवर में इंटरेस्ट ब्याज होता ना, ब्याज लोन देने पर, वो भी अगर इंक्लूड है तो उसको हटाने का, क्योंकि इंटरेस्ट पे कभी टैक्स पे नहीं करना है बेटा। पूरे ही कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट को कहीं पे भी इंक्लूड मत करना, ना टैक्स पे करना उस पे, नहीं उसको एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करना बेटा। ओके मालिक? हाँ ऑब्वियसली सर अगर मान लो आप करंट ईयर में रजिस्टर्ड नहीं थे, करंट ईयर में आप रजिस्टर्ड नहीं थे और सर आपने नया बिजनेस शुरू किया या करंट ईयर में आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया। क्लियर? तो ऑल्दो आपका टर्नओवर 130 है पर आपको टैक्स केवल 90 पे ही पे करना है बेटा। एग्रीगेट टर्नओवर 130 होगा पर टैक्स जो पे करना 90 पे करना है, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे उस टर्नओवर पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस एग्जांपल में 130 लाख इज द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, पर टैक्स जो पे करना है वो 90 पे ही पे करना है। इस 90 में भी जितना टर्नओवर टैक्सेबल टर्नओवर होगा उस पर टैक्स पे करना अगर आप ट्रेडर हो तो, और अगर सर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 90 में से चलो सपोज करो 55 लाख टैक्सेबल टर्नओवर है और 15 लाख रुपया एग्जम्प्ट टर्नओवर है। अगर आप मैन्युफैक्चरर होंगे तो आपको सॉरी 90 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 35, अब 90 हो गया। अगर आप मैन्युफैक्चरर होंगे तो पूरे 35 प्लस 55 90 पे आपको टैक्स पे करना है, और अगर आप ट्रेडर होंगे तो केवल 55 लाख पे आपको टैक्स पे करना है। पर इन एनी केस इस 40 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके मालिक? ये एक्सप्लेनेशन में यहां दे रखा है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं अभी जो बताया मैंने पॉइंट वो।
ओके मालिक, चलिए। पर अब बात कर रहा हूं किसकी, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर। देना नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में अगर आप नॉर्मल केवल एक सर्विस सप्लायर है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कंपोजिशन स्कीम। आपके लिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A अलग से दे रखा है। पर रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस एक एक्सेप्शन डाल रखा है। जो रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर है उनको सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 वाला ये जो कंपोजिशन स्कीम हम पढ़ रहे हैं ये एलिजिबल है, पर रेट ऑफ टैक्स इज 5%। क्लियर, 2.5% CGST, 2.5% SGST। पर अगेन सर एंटायर टर्नओवर का 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपका कुछ अदर गुड्स अदर सर्विसेज भी कुछ एग्जिम्ट है कुछ टैक्सेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंटायर टर्नओवर का 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, लाइक मैन्युफैक्चरर। ओके, हाँ अब यहां पे लिखा ना अदर देन ये कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चर आगे आ रहा है, पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको बेटा। ठीक है, तो सर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई किए हुए जिनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, आगे पॉइंट आ रहा है, बता रहा हूं मैं आपको बेटा। आइए बच्चों, ये था क्या, रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। हाँ जी मालिक, अरे क्लियर है क्या सर, फोकस हो रहा नहीं हो रहा पढ़ाई पे, कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है? गुड। आइए अब सर, देर आर सम पर्संस जिनके लिए नो एंट्री किया हुआ है। भाई थांबा, सर तुमको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब वो लोग कौन कौन है देखते हैं सर। पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू आउट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सर सबसे पहला, अगर आप सर्विस सप्लायर है, कौन है मालिक, सर्विस सप्लायर है, गुड। एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर, बाकी सारे सर्विस सप्लायर को मना कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2). हाँ, सर्विस सप्लायर के लिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A दे रखा है। क्लियर, तो इफ यू आर एंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर दिस नॉर्मल स्कीम ऑफ कंपोजिशन स्कीम। पर आप गुड्स के सप्लायर हो या रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो, यस यू आर एलिजिबल, पर साथ में कुछ मार्जिनल सर्विसेज आप दे सकते हो। थोड़ा बहुत सर्विसेज वो चल जाएगा, थोड़ा बहुत कितना सर, प्रीवियस ईयर का जो आपका टर्नओवर इन द स्टेट था उसका 10% और ₹5 लाख विच एवर इज हायर तक की सर्विसेज आप मार्जिनली प्रोवाइड कर सकते हो अलोंग विद द गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस। तो मालिक अगर आप प्योरली सर्विस सप्लायर हो, गो फॉर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है। अगर आप रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो, यस दिस इज एलिजिबल। सर अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो या गुड्स के ट्रेडर हो, अल्टीमेटली गुड सप्लायर हो या रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो, यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। एंड ये स्कीम अगर आपने ऑप्ट करी है तो कुछ सर्विसेज भी दे सकते हो साथ में। वो सर्विसेज का टर्नओवर कितना होगा बेटा, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का जो आपका टर्नओवर इन द स्टेट था उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर तक की सर्विसेज आप करंट ईयर में दे सकते हो। और उन सर्विसेज पे भी रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, वही जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1% एंटायर टर्नओवर का, ट्रेडर हो तो केवल 1% टैक्सेबल टर्नओवर का, रेस्टोरेंट के केस में 5% ऑफ द एंटायर टर्नओवर बेटा। क्लियर, उन सर्विसेज पे भी इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर का जब टर्नओवर देखोगे ना बेटा, जिसका 10% आपको निकलना है, उसमें भी इंटरेस्ट को इंक्लूड मत करना। अगर प्रीवियस ईयर में भी कुछ इंटरेस्ट की इनकम थी तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझा रखा है बेटा। क्लियर, चलिए सेकंड कंडीशन, फर्स्ट सेकंड कंडीशन, आप अगर ऐसे कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। लेवी नहीं होता है भाई घूम लो और झूम लो, है ना सर। मतलब आप एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोल डीजल वगैरह सप्लाई करते हो तो सर आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो बेटा। ओके मालिक, सर फिर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किया कंपोजिशन से बाहर, क्योंकि इंटरस्टेट कर रहे हो मतलब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेज रहे हो, सर्विसेज दूसरे स्टेट में सप्लाई करो, मतलब बड़े आदमी हो यार आप तो। बड़े आदमी को कंपोजिशन स्कीम की क्या जरूरत है बच्चे, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। क्लियर, अच्छा इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया और कंपोजिशन से बाहर। क्लियर सर, फिर आता है क्या, अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो, ओनली सर्विसेज, पहले गुड्स था उसको काट दिया बेटा, अभी गुड्स नहीं है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन में। अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू सच ईसीयू जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 52 सर, तो ऐसे केस में ऐसे सप्लायर्स जैसे अमेजन के थ्रू आप सप्लाई करते हो कुछ सर्विसेज जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन से बाहर आप गुड्स सप्लाई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इन नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन से बाहर। वो 8 गुड्स कौन कौन से हैं जो नोटिफाइड है, फर्स्ट आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, सेकेंड पान मसाला, हाँ जी जुबा केसरी है ना,
अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन से बाहर, पान की दुकान चल जाएगा बेटा, समझे? सर आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस के मैन्युफैक्चरर हो, कंपोजिशन से बाहर। पान मसाला, एरेटेड वाटर मतलब पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, जे हार्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड ड्रिंक ये तो अगर आप मैन्युफैक्चरर होते, सप्लायर भी होते, तो आप कंपोजिशन से बाहर होते बच्चे, समझे? क्योंकि हार्ड ड्रिंक मतलब दारू वारू, है ना भाई सरकार, अगर आप दैट इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी, अगर उसका सप्लायर भी थे तो कंपोजिशन से बाहर। अच्छा ध्यान रखना, इन गुड्स के आप ट्रेडर होते, ट्रेडर तो चलता है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, क्या इन अबव मेंशन गुड्स का ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकता है कंपोजिशन स्कीम। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जहाँ पे गलती के चांस होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए अलग से बेटा। ओके, मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए किसका? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मैटर और फ्लेवर्ड मतलब पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला एटसेट्रा। सर फिर टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, bricks of fossil mills or other similar siliceous earths, building bricks, earthen और roofing tiles, इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन से बाहर। क्लियर सर? फिर क्लोज नंबर एफ बोलता है क्या? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। I repeat, if you are a CTP, if you are a NRTP, then you are not eligible for composition scheme. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती बेटा। क्लियर? डन सरकार। ये होगी क्या? ये वो 6 कंडीशंस हु आर 6 पर्संस हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। एनालिटिकल नोट्स ये मैंने बता दिया आपको बेटा, ये मैंने बता दिया कि इंटरसेट परचेज करने पे कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब आइए एक दो बातें सर्कुलर के लिए दे रखी थी। अगर आप किसी बेकरी पे जाते हो बेटा, सर अरे बेकरी पे कभी गए क्या भाई, जहाँ केक, पेस्ट्रीज, समोसा, पेटीज, ऐसे नो सर, तो वहां पे वो क्या करते हैं? फूड सर्व करते हैं, ड्रिंक सर्व करते हैं बेटा। तो वो मैन्युफैक्चरर के स्कोप में नहीं आएंगे, वो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में आएंगे और वहां पे रेट ऑफ टैक्स विल बी 5%। क्लियर? क्योंकि कुकिंग इज अ सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट। जरूरी नहीं है कि वहां बैठ के खाने का टेबल, चेयर, सब वेटर वगैरह सब अरेंजमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल बेकरी है, काउंटर पे जाएंगे, आप पेस्ट्री बनी हुई लेंगे उनसे और खाएंगे, तो वो भी रेस्टोरेंट ही कहलाता है। जरूरी नहीं प्रॉपर रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट सर्विस में ही आएगा और रेस्टोरेंट सर्विस पे 5% इज द रेट ऑफ टैक्स। ओके, पानीपुरी स्टॉल भी क्या है? रेस्टोरेंट सर्विस है, ध्यान रखना, समझे? रोड साइड पे कोई सैंडविच वाला खड़ा है, वो भी रेस्टोरेंट सर्विस है। ओके चलिए, क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन। सर आपको पता है जोमेटो, स्विगी वगैरह के थ्रू अगर आपने कुछ ऑनलाइन मंगाया है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जैसे आपका चिराग भाई का एक डाउट आया, भाई आप स्मॉल कैटरर हो, भाई स्मॉल कैटरर के लिए कंपोजिशन स्कीम है बेटा, पर अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया बाहर, कंपोजिशन से बाहर, यू कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। भारत माता की जय। पॉइंट खत्म। ओके चलिए सरकार, क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन क्या होता है? स्विगी जोमेटो के थ्रू आप खाना मंगा रहे हो बेटा, क्लियर? तो जहां पे खाना बन रहा है वो एक सेंट्रलाइज किचन है बेटा, या क्लाउड किचन वो रिमोट एरिया में लोकेटेड है जहां पे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। मान लो टेबल चेयर वगैरह कुछ भी नहीं, वेटर वगैरह कुछ भी नहीं, खाना बनता है, ऑनलाइन स्विगी जोमेटो वाला आदमी आता है और हम उसको दे देते हैं, तो भी वो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में ही आएगा। क्लियर? कुकिंग इज अ सर्विस बेटा, और रेस्टोरेंट सर्विस के रेट ऑफ टैक्स लगेगा, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए ही ये प्रोविजन अप्लाई होंगे, रेस्टोरेंट के प्रोविजन ही क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन पे अप्लाई होंगे। ओके सर, फिर आता है क्या? आइसक्रीम पार्लर्स। अरे सर आइसक्रीम पार्लर गए क्या? किसी को तो ले गए होंगे, प्लानिंग तो होगी, कोई बात नहीं सर, वक्त आएगा, अपना वक्त नहीं पूरा दौर आएगा, हर आधे घंटे में आइसक्रीम पार्लर पे हम अलग अलग लोगों के साथ जाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई? सर अब पॉइंट आता है क्या? सर आइसक्रीम पार्लर पे क्या मिलता है? आइसक्रीम और बहुत सारा प्यार। सर अब पॉइंट आता है क्या? वो आइसक्रीम पार्लर्स पे जो आइसक्रीम बेच रहा है पर्सन, क्या वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा या ट्रेडर के स्कोप में आएगा? सर आइसक्रीम पार्लर वाले क्या करते हैं? ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम बेचते हैं, वो कुकिंग नहीं कर रहे हैं बेटा, आइसक्रीम बना नहीं रहे, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को वहां बेचते हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग के स्कोप में आएंगे, और ट्रेडिंग के स्कोप में आएंगे तो वो ट्रेडर्स के प्रोविजन इन पे अप्लाई होंगे, और ट्रेडर वाला प्रोविजन वो फॉलो कर सकते हैं। 1% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर कंपोजिशन स्कीम ली तो बेटा। ओके चलिए सरकार, नाउ कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम। सिंपल सा पॉइंट है बेटा। फर्स्ट, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बता चुका हूं इसमें बेटा,
पहली बात तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस ये लोग इशू नहीं कर सकते। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। आपको बिल के ऊपर ही मेंशन करना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। तो बिल के ऊपर टॉप पे लिखना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। फिर जो आपका दुकान है, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां के एक प्रोमिनेंट प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। फिर सर यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल्ड बाय कंपोजिशन सप्लायर, क्योंकि आपको टैक्स जो पे करना वो वैसे भी रेट ऑफ टैक्स बहुत कम कर दिया आपके लिए यार, 1% या रेस्टोरेंट में 5%। क्लियर। फिर सर अगर आपने कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई ली जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है, बेटा देखो आपके आउटवर्ड सप्लाई पे 1% टैक्स है यार, आपने इनवर्ट सप्लाई कोई ली है, जैसे लॉयर की कोई सर्विसेज ली, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी आती है, तो वहां पे नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा यार। सपोज 18% टैक्स है तो रिवर्स चार्ज में 18% टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है, आपका जो टर्नओवर का पार्ट बनता है उस पे 1% टैक्स पे करना है। ये इनवर्ट सप्लाई पे अगर मान लो रिवर्स चार्ज नहीं होता तो नॉर्मल टैक्स पे करता है ना सप्लायर को, सप्लायर को पे नहीं करना, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ है ना भाई, पर रेट ऑफ टैक्स विल बी नॉर्मल रेट अगर आप पे रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आती है तो। ओके मालिक, चलिए सर एक और पॉइंट, ही वॉज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वो 8 गुड्स ज्यादा है बेटा जिनके आप मैन्युफैक्चरर थे, क्लियर, तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। सपोज आपने करंट फाइनेंशियल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे पर प्रीवियस ईयर में उसका मैन्युफैक्चरिंग किया था, तो भी आप करंट ईयर में एलिजिबल नहीं हो। पिछले पाप अगर आपने किए हुए उन 8 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर थे, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके सर, फिर कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पेन नंबर। जब चैप्टर शुरू किया तब बताया मैंने आपको, जितने भी ब्रांचेस है सबके लिए एक साथ फॉलो करना है, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। एंड सर अगर आपने सर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने जबरदस्ती कंपोजिशन स्कीम लिया, जैसे कि इसमें पेनल्टी शेल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इररेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम एज पर सेक्शन नंबर 73 और 74। आया ना भाई, क्लियर, डन, भारत माता की जय। आइए बच्चों, नाउ बहुत इजी है कंपोजिशन स्कीम यार, कोई टफ नहीं है पॉइंट। नाउ प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर द स्कीम। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी तो क्या होगा, पहली बात तो ये मिड ऑफ द ईयर में आप कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे, लेना तो ईयर बिगनिंग पे लेना पड़ेगा, वो भी ईयर बिगनिंग से पहले ही डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, अगर आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और रेगुलर स्कीम में हो और आपको कंपोजिशन लेना है तो 1 अप्रैल आने से पहले आपको डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल के थ्रू, मतलब जीएसटी पोर्टल वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करके वहां पे एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है, उसके थ्रू इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि सर मेरे को 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में आना है और बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। पर मान लो आप नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो सर जैसे आपने 15 जून को न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है उसमें आप लिख दोगे कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, उसमें इंटीमेशन दे दोगे और आप जिस दिन से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से ही आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे बेटा। क्लियर, डन। अब सर ये तो आ गया क्या स्कीम में आने वाला पॉइंट। अब कब तक स्कीम वैलिड रहेगी बेटा आपके लिए, सबसे पहली बात जब तक आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं होता, क्लियर, जब तक आप वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, जैसे इंटरसेट सप्लाई नहीं कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहे हो जहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस यू कैन रिमेन इन कंपोजिशन स्कीम। जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाता है 1.5 करोड़ या 75 लाख इस द केस में भी, उस दिन से आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। और हाँ, आप चाहे तो वॉलंटरली भी कंपोजिशन से बाहर हो सकते हो बेटा। क्लियर, आपकी इच्छा नहीं मेरे को तो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है, कस्टमर से टैक्स लेना है, सारा आईटीसी लेना है, तो आप चाहो तो कंपोजिशन से बाहर हो जाओ। पर आपको सर ध्यान देना, या तो इन कंडीशंस की वजह से आप बाहर हो गए, या टर्नओवर क्रॉस हो गया इसलिए आप बाहर हो गए, क्लियर, या आपकी इच्छा से आप बाहर हो रहे हो, तो ऐसे केस में आपको इंटीमेशन जरूर देना पड़ेगा विद इन 7 days ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट कि इस दिन से मैं कंपोजिशन से बाहर हो गया हूं। क्लियर सर, और ध्यान रखना बेटा, आपको पता है हमने पढ़ा हुआ आईटीसी चैप्टर में बेटा, जिस दिन एसएससी कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आएगा तो अब तक जो परचेज किया था उसका क्रेडिट नहीं लिया था क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में था। जैसे वो रेगुलर स्कीम में जाएगा नॉर्मल टैक्स पे करेगा, तो जितना भी स्टॉक लास्ट 1 ईयर में परचेज किया हुआ उसके पास पड़ा है बेटा, उन सारे स्टॉक का उसको क्रेडिट मिलता है सर, भले वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूपी फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, प्लस कैपिटल गुड्स जो परचेज किया हुआ है उसका 5% पर क्वार्टर या
पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी आपको मिल जाएगा। याद आया बेटा आपको आईटीसी वाला चैप्टर? क्लियर? तो आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 जो हमने कल पढ़ा था बेटा, विद इन 30 डेज। क्लियर? जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर जा रहे हो उसके 30 दिन के अंदर आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01, क्लियर, सो दैट यू कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ ऑल दोज स्टॉक्स। ओके, डन। फिर पेमेंट एंड रिटर्न अंडर जीएसटी में ऑलरेडी पढ़ा चुका बेटा आपको कि क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर? उसके लिए फॉर्म नंबर जीएसटी CMP 08 फाइल करना पड़ेगा, क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना पड़ता है बेटा। इसको क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट करने के लिए बेटा। ये ओके, क्वार्टरली टैक्स जो पे करना है वो फॉर्म नंबर जीएसटी CMP 08 के थ्रू पे करना है। अब रिटर्न जो फाइल करना है वो साल में एक फाइल करना है, इन फॉर्म नंबर GSTR 4 फाइल करना है, और 30 जून या उससे पहले पहले फाइल करना है। आया ना मालिक? डन। पहले डेट 30 अप्रैल हुआ करती थी, अभी 30 जून हो गई है, आपको 30 जून ही ध्यान रखना है बेटा। ओके मालिक? चलिए सरकार, ये कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स खत्म होता है। अब कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, बहुत सिंपल सा, सेम पॉइंट। और क्या है मालिक? सबसे पहली बात, द टर्नओवर लिमिट इज 50 लाख रुपए। अच्छा, 50 लाख काउंट करते वक्त अगर आप करंट ईयर में रजिस्टर्ड नहीं हो, आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हुआ और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, क्लियर सर, उसके बाद आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए और हो गया, तो एग्रीगेट टर्नओवर इज 45 लाख। वही जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा वही सर्विसेज के लिए पॉइंट बेटा, पर इस एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट काउंट नहीं करने का। ओके, और सर ये अगर 50 लाख या उससे कम था प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो। और करंट ईयर में भी टर्नओवर काउंट करते वक्त ऐसे ही काउंट करना है। आपने रजिस्ट्रेशन इसी साल कराया तो भी वो टर्नओवर लिमिट जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे वो भी काउंट करना है, और उसके बाद जो टर्नओवर हुआ वो भी काउंट करना है, क्योंकि टोटल टर्नओवर देखना साल का बेटा आपको। क्या मालिक? तो ये 45 लाख टर्नओवर आएगा, पर इंटरेस्ट को काउंट करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? अब अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है अंडर सर्विस सप्लायर, अच्छा बाकी सारे प्रोसीजर्स वही है जो हमने ऊपर पढ़े बेटा, गुड्स वाले वही प्रोसीजर है। ऑप्ट कैसे ऑप्ट करेगा कंपोजिशन स्कीम? ये रहा, वही डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा ऑनलाइन, है ना? ये सब प्रोसीजर वगैरह सारे पॉइंट सेम, ये सारे पॉइंट सब कुछ सेम है ना भाई, केवल टर्नओवर लिमिट और रेट ऑफ टैक्स अलग से देखने का बेटा। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? 6% इज द रेट ऑफ टैक्स, 3% CGST, 3% SGST। अब 6% किसका? एंटायर टर्नओवर का। अगेन सर आपकी कुछ गुड्स भी सप्लाई करते हो, सर्विसेज तो है ही है, कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जम्प्ट है। एंटायर टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आई रिपीट, एंटायर टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका 3% CGST, 3% SGST, टोटल कम्स टू 6%। इतना आपको टैक्स पे करना रहेगा। क्लियर? टोटल टर्नओवर का 6%। क्लियर है मालिक? 3% CGST, 3% SGST आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑफ द एंटायर टर्नओवर, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो बेटा। ओके बच्चों? क्लियर? डन। पर हाँ ध्यान रखना बच्चों, जिस दिन तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, जैसे 20 लाख तक के टर्नओवर तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, या 4 स्टेट में 10 लाख की लिमिट है, उस दिन तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो वो टर्नओवर काउंट करने की जरूरत नहीं बेटा। जैसे ये एग्जांपल ले लो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, करंट ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, क्लियर सर, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया एंड यू ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द डे वन। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में लिख दिया था आपने कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम लेने का है, ठीक है मालिक? तो ऐसे केस में क्या होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर तो 45 लाख होगा बेटा, क्योंकि 20 लाख का टर्नओवर जब रजिस्टर्ड नहीं थे, 25 लाख का टर्नओवर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, क्लियर? पर टैक्स पे करते वक्त आपको 20 लाख पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली, क्या? क्योंकि आप उस टाइम टैक्सेबल पर्सन ही नहीं थे, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं थे, हाउ यू विल पे द टैक्स? तो एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त पूरा 45 लाख देखने का है, पर टैक्स पे करते वक्त केवल 25 लाख पे टैक्स पे करना है, 3% CGST, 3% SGST। भारत माता की जय। पर हाँ अगेन इंटरेस्ट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं पूरी कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट कहीं भी आ रहा है उसको क्या करने का? एक्सक्लूड करने का बेटा, है ना भाई? क्लियर? डन। इंटरेस्ट पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। नाउ पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, मोरलेस वही पर्सन जो हमने ऊपर पढ़े थे गुड्स के लिए, वही पर्सन के बेटा कि ये लोग एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट सर, फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 50 लाख या उससे कम था, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 50 लाख या उससे कम था, वही कंपोजिशन ले सकता। मतलब 50 लाख से ऊपर वाले कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे। फिर सर अगर आप सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 के लिए तो नॉर्मल स्कीम ऑफ गुड्स थी, उसके लिए एलिजिबल, तो वहां जाओ ना यार, वहां 1.5 का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ का, वहां पे 1% टैक्स है, यहाँ क्यों हो गया यार? तो वहां एलिजिबल, वहां जाओ। हाँ अब वहां के लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ आएंगे, अगर आप सर्विसेज ही सप्लाई कर रहे हो बेटा तो यहाँ पे आने का बेटा।
गुड सप्लाई कर रहे हो, साथ में कुछ सर्विसेज है, गो फॉर दैट स्कीम। क्लियर? सारे आप केवल सर्विस सप्लाई करते हो, यही स्कीम मिलने वाली है आपको बेटा। फिर सर आप वो गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं करनी चाहिए विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, वही घूम लो और झूम लो। क्लियर? एल्कोहल लिकर बेचते हो, पेट्रोल डीजल बेचते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। फिर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं कर सकते आप, सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते थ्रू ईसीओ, जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, सेम पॉइंट वहां पढ़ा था हमने बेटा। फिर आप कैजुअल टेक्सुअल पर्सन और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, एंड वही 8 नोटिफाइड गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, ये सेम है सारी गुड्स जो वहां लिखी थी बेटा। क्लियर? ट्रेडर अगर आप हो तो यस यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये देख लीजिए सर, देखा जाए ये पॉइंट सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम जो हमने वहां पढ़े थे। 2 पॉइंट नया कौन से? ये कि आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 50 लाख से कम होना चाहिए, वहां पे 1.5 करोड़ था बेटा, और 10-1 क्लियर एलिजिबल हो तो वहां जाइए, यहां मत आइए बेटा, बाकी सारे पॉइंट सेम बेटा। क्लियर? डन। और क्या लिखा आपके लिए बेटा? नोट फर्दर all other provisions as applicable to person paying tax under composition scheme for goods, जो नॉर्मल गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम है, shall apply here also as it is to a person who is paying tax under composition scheme for services. Provisions are absolutely same. भारत माता की जय। है ना भाई? सर पॉइंट खत्म होता है अब तो मालिक, इसी के साथ कंपोजिशन स्कीम पूरा खत्म होता है। बोलो कितना मस्त चैप्टर है सर, छोटा सा मस्त, पर क्वेश्चन बनते हैं सर इसके। क्लियर? सर देखिए आपके लिए क्या लिखा है बेटा, एक छोटा सा मैसेज लिखा है मैंने, सर कर हर मैदान फतेह। जो आप काम करो, जिस भी फील्ड में आप हाथ लगाए, सर वो हर जगह आपकी फतेह होनी चाहिए। पर ये फतेह के लिए आप जो अभी मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपको करनी रहेगी, कॉन्स्टेंटली करनी रहेगी, कंटिन्यूसली करनी रहेगी, सिंसियरली करनी रहेगी, क्योंकि जो डिसिप्लिन से, जो सिंसियरली, डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करता है, सफलता उसको जरूर मिलती है बच्चों। क्लियर? सो मालिक, आई होप कंपोजिशन स्कीम समझ में आया आपको। आई होप आपके इन पे पढ़ाई मस्त चल रही है। आई होप आप इसी तरह से सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस फॉर्मूला को अपने दिल में और दिमाग में उतार के आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये कंपोजिशन स्कीम वाला चैप्टर खत्म होता है अब। क्लियर? सर जो भी गूगल ड्राइव में बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूं, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, और इसके क्वेश्चन भी मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं बेटा। क्लियर? डन।